बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, तेरज़ागी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशंस और मेयर ऑफ या जनरल बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन पे। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ है, इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, वाटर टेबल का इफेक्ट क्या होगा। अभी तक जो इक्वेशंस हमने डिस्कस किए हैं उनमें हमने वाटर टेबल को हमने बिल्कुल इग्नोर किया है। इग्नोर का मतलब है कि हमने एज्यूम किया कि वाटर टेबल फाउंडेशन के करीब नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा डीप है। तो अगर फाउंडेशन बहुत ज़्यादा डीप है तो वाटर टेबल बहुत ज़्यादा डीप है, तो फिर उस केस में वाटर टेबल का इफेक्ट फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी पे या सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी पे नहीं होगी। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आपको जी सर। स्लाइड नज़र आ रहा है? जी सर, नजर लेक्चर आ नंबर रही 6, बेयरिंग कैपेसिटी सॉल्व्ड एग्जांपल्स। ठीक है, तो समझ आ रही है आपको कि मैंने बेयरिंग कैपेसिटी लास्ट लेक्चर में बेयरिंग कैपेसिटी के दो थ्योरीज डिस्कस किए थे ना। एक थ्योरीज मीन इक्वेशंस, एक तेरज़ागी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन और दूसरा जनरल बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। वो क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है। अच्छा, उसमें आपको मैंने पहले भी कहा था कि उसके प्रूफ इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका आप ये सीखे कि हाउ टू यूज दीज इक्वेशंस, हाउ टू टेक ऑल द पैरामीटर फॉर दीज इक्वेशंस। ठीक है, कि उसमें जो पैरामीटर्स है वो हम किस तरह फाइंड करेंगे, सॉइल से किस तरह वो पैरामीटर लेंगे और फिर इस इक्वेशन में पुट करके कैलकुलेशन किस तरह करनी है, ये सिर्फ आपने सीखना है। ठीक है, तो अभी उन दोनों इक्वेशंस पे हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं और साथ में एक और टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी तक वाटर टेबल का इफेक्ट हमने काउंट नहीं किया है, वाटर टेबल हमने बिल्कुल इग्नोर किया है। हमने ऐसा केस लिया था दोनों में, तेरज़ागी में भी और मियरॉफ में भी, जिसमें वाटर टेबल बहुत ज़्यादा डीप था। ठीक है, तो अब अगर वाटर टेबल्स बहुत ज़्यादा डीप नहीं है और वो इन्फ्लुएंशियल जोन में है, इन्फ्लुएंशियल जोन मीन कि वो इफेक्टिव जोन में है, वो ऐसे एरिया में है, इतने डेप्थ पे है जो सॉइल फाउंडेशन की वजह से इफेक्ट हो रही है, उसी सॉइल में है, उसी वो आज डिस्कस करेंगे इस लास्ट टॉपिक में। ठीक है, क्लियर है? सही है सर। जी सर। यस सर। हेलो स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? यस सर, जी सर, क्लियर है। क्लियर। ठीक है, तो हम डायरेक्ट स्टार्ट लेते हैं एग्जांपल नंबर 1 से। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इसका स्टेटमेंट गौर से रीड करें, क्या कहता है, क्या रिक्वायर्ड है, क्या गिवन है। ठीक है, एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे जो इतनी ख्वारी की है, इतनी मेहनत की है, ये सिर्फ इसलिए, सलूशन इतना मुश्किल नहीं होता। सलूशन तो बस आपको टीचर आपको फार्मूला बता देता है कि आप इससे कैलकुलेट करें, वैल्यू सारे पुट करें। नहीं, मैंने हर स्टेप यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको पता हो कि जो मैं आपसे फिर मांगूंगा पेपर में या असाइनमेंट में या क्विजेज में या जो भी है,
तो उसका फॉर्मेट और उसका तरीक़ाकार और इसका सलूशन का प्रोसीजर बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए जिस तरह मैंने आपको लेक्चर में बताया है। प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्लियर है ये बात? जी सर क्लियर है। ये क्लियर है? अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट ज़रा रीड करते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? कंप्यूट द अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी या बेरिंग प्रेशर, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है? अलाउेबल बेरिंग प्रेशर और अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी यूजिंग द तिरज़ागी इक्वेशन फॉर द फुटिंग एंड सॉइल पैरामीटर्स शोन इन फिगर, ठीक है? ये फिगर है, इसमें सॉइल पैरामीटर भी गिवन है, गेमा गिवन है, फी गिवन है और सी गिवन है, ठीक है? और डेप्थ ऑफ फुटिंग गिवन है कि डेप्थ ऑफ फुटिंग कितना है, 1.2 मीटर है। और इसमें साथ में ये जो विड्थ है ये यहाँ पे सिर्फ बी लिखा है कि ये विड्थ है, ठीक है? और ऊपर स्ट्रक्चर से जो लोड आ रहा है ये पी, ये ग्राउंड सरफेस है, इसको फाउंडेशन लेवल कहते हैं यहाँ तक, ठीक है? और फिर इससे नीचे और सॉइल, ठीक है? क्लियर है? यूज अ सेफ्टी फैक्टर ऑफ 3 टू obtain QA, QA mean allowable bearing capacity, and assume width of footing number 1 1.5 meter and number 2 3 मीटर। ये जो बी यहाँ पे गिवन है ये फर्स्ट ऑप्शन में 1.5 मीटर एज्यूम करे और दूसरे ऑप्शन में 3 मीटर। Is the statement is clear to all the students? जी सर क्लियर है। ये स्टेटमेंट क्लियर है? जी Yes, क्लियर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो जी सर। Yes, sir. स्टूडेंट, ठीक है। तो अच्छा, इसमें इस प्रॉब्लम को अगर आप ये पिक्चर देखे या स्टेटमेंट देखे, इसमें कहीं पे वाटर टेबल का जिक्र नहीं है, नो वाटर टेबल केस है। समझ आ रही है? जी सर आ रही है। क्लियर है? Yes, sir. वाटर टेबल अगर शो नहीं है, अगर उसका जिक्र नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि वाटर टेबल बहुत ज्यादा डीप है, ठीक है? बहुत ज्यादा डीप है। अगर वाटर टेबल बहुत ज्यादा डीप है तो फिर उसका इफेक्ट नहीं है बेरिंग कैपेसिटी पे, ठीक है? तो इस केस में इफेक्ट हम कंसिडर नहीं करते। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, गिवन डेटा लिखना है। इस स्टेटमेंट से और इस पिक्चर से जो डेटा आपको मिल रहा है वो डेटा आप लिखे, जिस तरह गेमा, फी, सी, डी, डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है? और फर्स्ट ऑप्शन में बी 1.5 मीटर और दूसरे ऑप्शन में बी 3 मीटर। रिक्वायर्ड क्या मांग रहा है इसमें? अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी मांग रहा है। यहाँ पे वर्ड लिखा है बेरिंग प्रेशर, लेकिन बेरिंग प्रेशर और बेरिंग कैपेसिटी एक ही चीज है। और चूंकि हम बेरिंग कैपेसिटी ज्यादा मशहूर है, हमने इसी नाम से पढ़ा है, तो उस वजह से मैंने नीचे बेरिंग कैपेसिटी लिखा, ठीक है? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं QA से। इज दैट क्लियर? जी सर गिवन क्लियर डेटा, है। रिक्वायर्ड डेटा, नेक्स्ट क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। सबको क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Clear. हेलो, हेलो स्टूडेंट्स। Yes, sir. जी Clear है सर। sir. Clear है। Yes, clear. सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको तिरज़ागी इक्वेशन लिखना है, जिस तरह अकॉर्डिंग टू इस तरह आप कुछ लिखे, अकॉर्डिंग टू तिरज़ागी अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी इज गिवन बाय दिस। ये याद रखिए, ये जो इक्वेशंस है, अच्छा ये जो इक्वेशंस है ये याद रखें, ये दोनों इक्वेशंस तिरज़ागी या जनरल, ये दोनों अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी है। अलाउेबल नहीं देता, अल्टीमेट देता है, ठीक है? और फिर इससे पहले हमने पढ़ा था अल्टीमेट को अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे तो उससे क्या बन जाएगा? अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी बन जाएगा। इज दैट क्लियर?
जी सर, क्लियर है। Yes, sir. अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो इसमें फैक्टर्स है, ये इक्वेशन है सी एन सी एस सी गामा डी एन क्यू हाफ गामा बी एन गामा एस गामा, ठीक है। अच्छा, इस फाउंडेशन में सिर्फ बी की बात करता है, और इसमें यहाँ पे खैर ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो ऐसी नहीं है कि जिससे पता चले कि ये फाउंडेशन जो है स्क्वायर है, समझ आ रही है। ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है। इज दैट क्लियर? है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे आपको पता चले कि ये फाउंडेशन स्क्वायर है? हाँ सर। स्टूडेंट्स, नहीं है सर। हेलो। नहीं है जी सर सर। यहाँ पे। नहीं, ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर इसी बी की जगह पे यहाँ पे इस तरह लिखा होता कि बी क्रॉस बी, यहाँ देखे अगर बी की जगह पे इस तरह लिखे कि बी क्रॉस बी, समझ आ रही है, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये फाउंडेशन किस शेप का होगा? क्लियर था। हेलो। Vanessa,
हेलो स्टूडेंट्स, जी सर। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। दरमियान में मेरे ख्याल सर, में कनेक्शन हुई थी, तो इस वजह से सॉरी, बट अभी मेरे ख्याल में क्लियर है। अभी क्लियर है? यस सर। जी सर, क्लियर है। ठीक है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन है, इसमें शेप फैक्टर भी आपको नजर आ रहा है। ठीक है, शेप फैक्टर क्यों डाले हुए? क्योंकि मैं ये जो एग्जांपल है, इसको मैंने एज्यूम किया है क्या, स्क्वायर फुटिंग। ठीक है, स्क्वायर फुटिंग की इजम्पशन के लिए याद रखिए, अगर आपको इस किस्म का डेटा गिवन हो बी क्रॉस बी, तो इसका मतलब होता है कि ये स्क्वायर है। यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन मैंने ये स्क्वायर पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये जूम कर लेता हूँ बी क्रॉस बी। इज दैट क्लियर? जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो शेप फैक्टर स्क्वायर के लिए आपके पास क्या है, 1.3 और 0.8। एस सी 1.3 है और एस गामा 0.8 है। इसके अलावा जो बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है, वो फैक्टर आप तेरजागी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर के टेबल से उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर टेबल आपके पास नहीं है, तो उनके लिए इक्वेशंस भी है, इक्वेशन से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास टेबल मौजूद है। इस टेबल से मैं ये वैल्यू किस तरह उठाऊंगा, आपको पता है फाई की वैल्यू मुझे गिवन है, जो कि इस प्रॉब्लम में कितनी है, 20 है। तो 20 के सामने एन सी की वैल्यू 17.69। ठीक है, एन क्यू की वैल्यू है 7.44 और एन गामा की वैल्यू है 3.64। इज दैट क्लियर? जी सर, क्लियर है। अच्छा, नाउ फॉर बी इक्वल टू 1.5 मीटर। बी आप देखिए 1.5 मीटर है। अगर बी 1.5 मीटर है, तो इसका मतलब है कि देयर विल बी नो रिडक्शन फैक्टर। रिडक्शन फैक्टर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपको याद हो। अगर फाउंडेशन का विड्थ या बी जो है वो 2 से या 2 मीटर या 6 फीट, समझ आ रही है, 2 मीटर या 6 फीट से ज्यादा है, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे। याद है जी सर। कौन से टर्म पे? थर्ड टर्म पे। ये वाला जो टर्म है जो आपको नजर आ रहा है, थर्ड टर्म, हाफ गेमा बी एन गेमा, इस पे फिर हमने रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करना है, अगर 2 है या 2 से ज्यादा है। ठीक है, क्या चीज? बी। अगर बी 2 है या 2 से ज्यादा है, तो फिर हमने रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करना है। लेकिन अगर 2 से कम है, तो फिर हमने रिडक्शन फैक्टर अप्लाई नहीं करना है। तो इस केस में चूंकि b इक्वल टू 1.5 मीटर है, तो इसका मतलब है देयर विल बी नो रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, जी सर, ठीक है। सारी वैल्यूज पुट करें। c इज इक्वल टू 20 है, एन सी 17.6, एस सी 1.3। ये फर्स्ट टर्म है, मैंने ब्रैकेट में पूरा लिख दी वैल्यूज। ठीक है, फिर प्लस सेकंड टर्म है 17.3 गामा है, फिर डी 1.2 मीटर है और एन क्यू 7.44, फिर प्लस हाफ लिखा है 1/2 जो है ये हाफ। ठीक है, प्लस गामा 17 मल्टीप्लाई बाय गामा 17.3 मल्टीप्लाई बाय बी 1.5। बी यहाँ पे हम कितना लेते हैं, 1.5 लेते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय इन गामा विच इज 3.64 मल्टीप्लाई बाय 0.8 विच इज शेप फैक्टर इस गामा। ठीक है, तो ये सारे हर एक टर्म कोशिश करे अलग अलग कैलकुलेट करे, अलग अलग वैल्यू लिखे। जिस तरह यहाँ पे 457 फर्स्ट टर्म से आ रहा है, 154 सेकंड टर्म से और 37 थर्ड टर्म से। इन तीनों को जमा करेंगे तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी 649.76 किलो पास्कल। ठीक है, और अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को फिर अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे, तो इससे क्या बन जाएगा, अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी बन जाएगा। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे गिवन है इस प्रॉब्लम में विच इज 3।
तो इसको 3 से डिवाइड करें तो अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी बन जाएगा 216 किलो पास्कल। इज दैट क्लियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट अभी हम नेक्स्ट केस है फॉर बी इक्वल टू 3 मीटर। अगर बी हम दूसरा ऑप्शन है बी हम 3 मीटर रिज्यूम कर लेते हैं, तो फिर उस केस में देयर विल बी अ रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, देयर विल बी अ रिडक्शन फैक्टर अप्लाइड टू द थर्ड टर्म, दिस टर्म। ठीक है, और ये रिडक्शन फैक्टर आर गेमा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये गेमा वाला टर्म है तो इसको आर गेमा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब रिडक्शन फैक्टर का फार्मूला लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था, 1 माइनस 0.25 लॉग बी बाय केपा। ठीक है, और बी की वैल्यू इस केस में कितनी है, 3 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 डिवाइडेड बाय 2 बोलते हैं। ये याद रखें, अगर ये बी जो है ये फीट में हो, ठीक है, तो सबसे पहले तो फीट में ये 6 फीट या 6 फीट से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 6 फीट तक इफेक्ट नहीं है। अगर 6 फीट से ज्यादा है तो फिर देयर विल बी अ रिडक्शन फैक्टर। ठीक है, दूसरी बात यह है कि फिर उस फार्मूले में केपा की जो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है वो 2 है। ये मीटर के लिए 2 है, एसआई सिस्टम के लिए 2 है, लेकिन अगर एफपीएस सिस्टम है यहाँ पे फुट है, यानी बी अगर फुट में है तो फिर क्या केपा की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ये याद रखें। ठीक है, तो ये आप पुट करके कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन के बाद आपके पास रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0.95। ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. जी सर क्लियर है। और आपको पता होना चाहिए कि रिडक्शन फैक्टर कौन से टर्म के साथ है, तो मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट भी किया है कि ये इस टर्म के साथ है। ठीक है, अच्छा, तकरीबन वही चीजें हैं, वैल्यूज पुट करें, सी एन सी एस सी गामा डी एन क्यू हाफ गामा, सिर्फ बी डिफरेंट है, ये 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे, और साथ में ये आर गामा आ गया विच इज 0.95। ठीक है, तो इस वजह से पहले दो जो टर्म्स है वो बिल्कुल सेम है, 457 का और 154 का। ठीक है, तीसरा टर्म जो उसमें था वो 37 का था, और यहाँ पे 75 मल्टीप्लाई बाय 0.97 का। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम ये सारे टर्म ऐड करें तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी 683.83, और अगर इसको डिवाइड करें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज 228 किलो पास्कल। ठीक है, फॉर Yes, बी sir. इक्वल टू फॉर बी इक्वल टू 3 मीटर। अगर हम बी 3 मीटर रिज्यूम कर लेते हैं तो फिर अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी 228 किलो पास्कल है, और अगर हम बी 1.5 मीटर रिज्यूम करते हैं तो फिर अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी 216। तो अगर आप गौर करें 216 और 228 किलो पास्कल में इतना फर्क नहीं है लोड के हवाले से अगर देखें। ठीक है, ये इतना प्रेशर अलाउ करता है 3 मीटर, और 1.5 मीटर कितना अलाउ करता है, 216। तो विड्थ में देखिए कितना फर्क आ रहा है, हाफ है 1.5 मीटर और 3 मीटर। समझ आ रही है? लेकिन दूसरे साइड पे अगर हम लोड या स्ट्रेस को देखें तो स्ट्रेस में इतना रिमार्केबल फर्क नहीं है। समझ आ रही है? Yes, sir. जी सर। यस सर। तो, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो तरजागी बेयरिंग कैपेसिटी है ये एक्चुअली स्मॉल विड्थ के लिए है, स्मॉल विड्थ यानी अप टू 2 मीटर विड्थ के लिए है ये जो फार्मूला है। समझ आ रही है? उससे अगर ज्यादा है तो इस वजह से हम रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करते हैं, उसके लिए ये असल में एक्यूरेट नहीं है। इज दैट क्लियर? जी सर। इसमें इस प्रॉब्लम में किसी को अगर कोई एम्बिग्विटी है या कुछ मसला लग रहा है तो अभी बताएं शाबाश, ताकि हम आगे जाएं जनरल बेयरिंग कैपेसिटी क्वेश्चन पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
Is there any problem? No, sir. Clear is. ठीक है। क्लियर है सर। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2। ये एग्जाम्पल डेटा और सारी चीज़ें वही है, सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कंप्यूट द अलाउेबल बेरिंग प्रेशर यूजिंग जनरल, इसको जनरल भी कहते हैं, ठीक है, जनरल बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, या इसको मेरॉफ बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन भी कहते हैं। दोनों सेम है, याद रखिए, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। जनरल बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन या मेरॉफ बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन, there is no difference in general bearing capacity equation and Meyer-Hof bearing capacity, ठीक है। For the footing and soil parameter shown in figure, use a factor of safety 3 to obtain QA and assume width of footing B is equal to 1.5 meter and B is equal to 3 meter. Is that clear? Same problem है, अब इसको आपने Meyer-Hof bearing capacity पे करना है। सेम डेटा है, सारी चीजें सेम है, सिर्फ आपका जो बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन है वो डिफरेंट है, मेरा ऑफ वाला है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सोल्यूशन की तरफ आते हैं, तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखा है, फॉर वर्टिकल लोड द मेयर ऑफ अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। फॉर वर्टिकल लोड, ठीक है। आपको पता है मेरा बेरिंग कैपेसिटी में सी एन सी डी सी एस सी और इसके बाद एक और टर्म भी था आई सी, समझ आ रही है? इसी तरह गेमा डी एन क्यू, डी क्यू, एस क्यू एंड आई क्यू, ठीक है। इसी तरह हाफ गामा बी एन गामा, डी गामा, एस गामा, आई गामा, याद है? जी सर। यानी आई वाला जो टर्म है वो क्या चीज था, वो लोड इंक्लिनेशन था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लोड इंक्लिनेशन का कोई जिक्र नहीं है, यहाँ पे लोड बिल्कुल वर्टिकल है, ठीक है, बिल्कुल वर्टिकल लोड है, तो इस वजह से वो आई वाला टर्म अगर आप नहीं लिखेंगे तो ठीक होगा। इज दैट क्लियर? या अगर लिखेंगे तो सारे आई के जो टर्म है वो 1 के बराबर होंगे, तो 1 का जब भी इसी तरह सिचुएशन में 1 आता है तो फिर लिखने का फायदा नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से वो फैक्टर नहीं लिखा है। इज क्लियर? आई फैक्टर समझ? जी सर, क्लियर है। ठीक है। बाकी जो चीजें हैं इसमें कुछ डेटा सॉइल का है, जिस तरह सी प्राइम, ठीक है, इस तरह गामा, जिस तरह डेप्थ, ये फाउंडेशन का डेप्थ है, इसी तरह यहाँ पे भी गामा और ब्रेड्थ है या बी है, ये चीजें तो हमें गिवन है, लेकिन ये जो फैक्टर्स है ये हमें गिवन नहीं है। लेकिन इन तमाम फैक्टर्स के लिए मैंने इक्वेशन को बताए थे, दिखाए, वो जो इक्वेशंस है वो अब हमने यूज करके ये सारे फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। सबसे पहले बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर। बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर का मतलब है एन सी, एन क्यू और एन गामा, ये 3 बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर है, ठीक है। एन सी ये वाला, एन क्यू यहाँ पे है और एन गामा ये। इज दैट क्लियर? जी सर, यस क्लियर है। सर। अच्छा, ये जो बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स है इनके लिए ये याद रखे कि तेरजागी बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर का जो टेबल है वो डिफरेंट है और मेयर ऑफ बेरिंग कैपेसिटी का जो टेबल है वो डिफरेंट है, समझ गए? इसी तरह उनके इक्वेशंस भी डिफरेंट है। यानी आप ऐसा ना करें कि अगर मेराफ की इक्वेशन से आपने सॉल्व करना है तो फिर आप मेराफ वाला टेबल यूज करें या मेराफ वाले इक्वेशंस यूज करें बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स के, ठीक है। अगर आप तेरजागी का यूज कर रहे हैं तो फिर आप तेरजागी वाला यूज करें, यानी इंटरचेंज ना करें, इस तरह ना करें कि तेरजागी इक्वेशन के लिए मेराफ का यूज करें या इसी का अपोजिट, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. जी सर, Yes, sir. क्लियर है। Clear है. ठीक है। तो जो इक्वेशंस है बेरिंग कैपेसिटी के, उसमें सबसे पहले बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स के, उसमें सबसे पहले एन क्यू है। एन क्यू का इक्वेशन इस किस्म का है, इसमें सिर्फ आपने फाई की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमें गिवन है 20 है,
तो यहाँ पे आप 20 पुट करें, यहाँ पे 20 पुट करें, बाकी ये पूरा कैलकुलेशन आप सिंपल कैलकुलेटर जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर है उससे आप कर सकते हैं। इस चीज का आपको पता है ई एक्स पी का क्या मतलब है? एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कैलकुलेटर में बाज में तो ई एक्स पी लिखा होता है, बाज कैलकुलेटर में सिर्फ ई लिखा होता है। ठीक है, क्लियर है? ई जिसको हम कहते हैं इसकी वैल्यू क्या है, ई कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 2.71 है, वो ई असल में ये चीज है, एक्सपोनेंट है। ठीक है, पाई आप ऑलरेडी जानते हैं, ये भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 3.4143 है कि क्या है, इस तरह 1413 है। ठीक है, अच्छा ये किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं, इसका पता है आपको? टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस ये 5/2 क्या हो जाएगा, 10/2 यानी 10, तो 45 से ये 55 बन जाएगा। तो टेंजेंट स्क्वायर 55 का क्या मतलब है, इसको आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, जरा मुझे बताएं शाबाश। हेलो स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू इस पे पुट कर देंगे, बस उसको स्क्वायर कर ले लेंगे उसको। सबसे पहले आप कैलकुलेटर में टेंजेंट 55 यहाँ से आ रहा है, तो टेंजेंट 55 आप ले, उसकी जो वैल्यू आती है उस वैल्यू का फिर आपने स्क्वायर लेना है। समझ आ रही है? बाज स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं कि एंगल का पहले स्क्वायर लेते हैं और फिर वैल्यू निकालते हैं, तो ये गलत है। पहले आपने एंगल निकालना है, टेंजेंट 55 या जो भी है, जो वैल्यू आ जाती है उस वैल्यू का फिर आपने स्क्वायर लेना है। ठीक है, ये चीज याद रखिए सारे स्टूडेंट। तो इस तरह कैलकुलेशन से एन की वैल्यू ये आ जाएगी 6.4, एन सी की वैल्यू, इसमें कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट सारे स्टूडेंट्स मालूम कर सकते हैं, कोटेंजेंट 20 यहाँ पे किस तरह मालूम करेंगे? 1/10 से सर। एग्जैक्टली ये 6.4 -1 करेंगे तो 5.4 आ जाएगा। 5.4 डिवाइडेड बाय टेंजेंट 20 आप करें तो इससे वैल्यू आ जाएगी 14.83। ठीक है, इसी तरह लास्ट जो एन गामा है इसमें 1.4 फी है, तो 1.4 फी पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी 20 मल्टीप्लाई बाय 1.4, 20 मल्टीप्लाई बाय 1.4 से मेरे ख्याल में 28 आ जाएगा। 28 डिग्री का पहले टेंजेंट लेना है, फिर इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास एन गामा की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसी तरह सारे फैक्टर्स जो रिमेनिंग फैक्टर है जिसमें शेप फैक्टर है और डेप्थ फैक्टर है वो भी करें। ठीक है, शेप फैक्टर पे इसमें b/l है, ये याद रखें, इसमें b/l है, तो यानी इसमें b का जिक्र आया है, और b चूंकि आपको पता है कि 1.5 ऑप्शन है, 1.5 भी है और b3 के लिए भी चेक करना है, तो फिर इस हवाले से हमने शेप फैक्टर आया दोनों चेक करने हैं। दोनों इसलिए चेक नहीं करने हैं कि b/l है, ये याद रखें, और b एक डायमेंशन है, l दूसरा डायमेंशन है, लेकिन चूंकि हमने फाउंडेशन एज्यूम किया है स्क्वायर, तो इस वजह से ये क्या बन जाएगा, गौर से देखे इसको, ये फैक्टर क्या बन जाएगा, b/b बन जाएगा, यानी b कैंसल हो जाएगा, तो शेप फैक्टर एस सी में जो b का इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा, एस सी इस तरह आ जाएगा 1 + 0.2 kb। ठीक है, इसी तरह एस क्यू और एस गामा में भी बी का इफेक्ट है, लेकिन वो भी b/l है, तो इस वजह से ये इफेक्ट भी कैंसिल हो रहा है, बी का इफेक्ट कैंसिल हो रहा है, तो यानी 1.5 वाले बी के लिए भी एक ही शेप फैक्टर है और 3 वाले बी के लिए भी सेम शेप फैक्टर है। इज दैट क्लियर? Yes, जी sir. सर। अलग अलग कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा ये देखिए 1 + 0.2 kp रह गया, ठीक है ये वाला, और फिर इसमें kp आपको पता है टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस φ/2 है, φ/2 20/2 यानी 10 हो जाएगा, 10 + 45 55,
तो टेंजेंट 55 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो इससे वैल्यू आ जाएगी 2.04, ठीक है। और ये 2.04 फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें और एक के साथ जमा करके तो एस सी की वैल्यू 1.41। और फी चूंकि ग्रेटर देन 10 डिग्री है तो ग्रेटर देन 10 डिग्री के लिए एस यू और एस गामा की वैल्यू इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं। एल का इफेक्ट नहीं है, बस सिर्फ के पी आपने पुट करना है तो इससे वैल्यू आ जाएगी दोनों फैक्टर के शेप के लास्ट टू जो फैक्टर है एस क्यू और एस गामा उनकी वैल्यू 1.04, ठीक है। और एस सी की वैल्यू 1.41, ये याद रखें, ठीक है। इसी तरह डेप्थ फैक्टर, अब डेप्थ फैक्टर को अगर आप देखें डी सी, तो डी सी में इफेक्ट डी बाय बी डिफरेंट है, समझ आ रही है। डी डेप्थ है और बी वेट है। तो B है हमारा 1.2 है और बी के दो ऑप्शन है, तो मतलब है ये चेंज नहीं हो सकता। बी 1.5 के लिए अलग हमने कैलकुलेट करना है और बी 3 मीटर के लिए अलग कैलकुलेट करना है। इज दैट क्लियर? जी Yes, सर sir. clear है। तो पहले फॉर बी इक्वल टू 1.5 मीटर, डी सी की वैल्यू 1.23 आ रहा है और डी गामा और डी क्यू की वैल्यू जो है वो 1.14। ये याद रखिए ये दोनों शेप फैक्टर अगर आप जाएंगे तो ये दोनों बराबर है, इनका एक ही फार्मूला है। तो इस वजह से डी गामा और डी क्यू की वैल्यू है, डी सी की वैल्यू ये है। इसी तरह अगर हम 3 लेते हैं तो फिर या फार्मूले में 3 पुट करें कैलकुलेट करें तो थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, इसमें 1.1 डी सी की वैल्यू, ठीक है। और डी क्यू और डी गामा की वैल्यू 1.06। इज दैट क्लियर? जी सर क्लियर है। तो इस तरह हमने सारे फैक्टर कैलकुलेट कर दिए। अब सारे फैक्टर्स और जो नाउन पैरामीटर्स है जो हमें गिवन है वो सारे उठा के यहाँ पे पुट कर दे। पहले 1.5 मीटर बी के लिए, ठीक है, और फिर उसके बाद के लिए, ठीक है, समझ आ रही है? जी सर आ रही है समझ। वही क्वेश्चन है अगेन, मैंने ये याद रखिए ये कैलकुलेशन हमेशा आप इसी तरह करें कि हर फैक्टर का अलग अलग, हर टर्म का अलग अलग वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करके अलग अलग लिखे, फिर उसके बाद सम करके टोटल आ जाएगा। इस तरह आपसे गलती की जो चांसेस है वो कम, सारा एक ही स्टेप में करें तो फिर गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाज़ औक़ात ये जो प्रॉब्लम्स है इन बाज़ औक़ात हो सकता है आपको प्रेशर गिवन हो, टेबल प्रेशर गिवन हो, यानी अलाउबल बेयरिंग कैपेसिटी गिवन हो, ठीक, आपसे मांग रहा होगा कि आप इसके लिए बी मालूम करें कि कितना बी हम प्रोवाइड करें, फाउंडेशन को कितना वेट प्रोवाइड करें, ठीक है। तो उस केस में भी आपको यहाँ पे ये गिवन होगा, तो इससे आप क्यू यू पर आप मालूम कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, क्यू ए को अगर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करें तो क्यू यू आ जाएगा। तो क्यू यू की वैल्यू यहाँ पे फिर पुट कर सकते हैं। इसमें फिर सिर्फ यहाँ पे एक टर्म होगा बी, वो अननोन होगा। तो ये देखिए ये अलग आप कैलकुलेट करें, ये अलग कैलकुलेट करें, फिर उस केस में ये दोनों जमा करके उसको उधर माइनस करेंगे क्यू यू से, ठीक है। और इसके साथ बी के साथ जो रिमेनिंग है उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो उस वैल्यू से, उस वैल्यू को फिर यहाँ की रिमेनिंग अमाउंट से डिवाइड करेंगे, तो इस तरह बी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह बाजों का डी अननोन होता है, आपको कहता है कि डेप्थ मालूम करें कि कितने डेप्थ पे हम फाउंडेशन प्रोवाइड करें। बी भी गिवन है, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी भी गिवन है, ठीक है। आपको कहता है कि डेप्थ मालूम करें, तो उसके लिए भी अगर आप अलग अलग टर्म्स इस तरह लिखेंगे तो ये उन दोनों केसेस में फिर आपके लिए आसानी होगी। समझ आ रही है? जी सर आ बात रही है। समझ गए? समझ गए। बात समझ गए, कहने का मतलब समझ गए? जी सर क्लियर है। मतलब ये था कि ये सारे टर्म्स अलग अलग कैलकुलेट करें, ठीक है। तो इससे आपको ये भी अंदाजा चलेगा कि ये जो हमें जो कोहिजन का कंट्रीब्यूशन है वो कितना मिल रहा है, कोहिजन का, ठीक है। इसी तरह ओवरबर्डन का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना मिल रहा है, और सेल्फ वेट का कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है, ठीक है।
तो आपको सॉइल का पता है, इस किस्म का सॉइल है और हमें कोहिजन से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये कोहेसिव किस्म का सॉइल है, ठीक है। ये भी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, तो इसका मतलब है फ्रैक्शन का भी इफेक्ट ज्यादा है, ठीक है, क्लियर है। और सेल्फ वेट का भी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, लेकिन सेल्फ वेट का कंट्रीब्यूशन कम है और ओवरबर्डन का कंट्रीब्यूशन कम है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज का है? कोहेशन का। तो इसका मतलब है दिस इज मोर लाइकली कोहेसिव सॉइल, ठीक है। इसमें मैं कुछ टर्म हाईलाइट किए हैं, जिस तरह ये वाला टर्म, ठीक है, इसी तरह ये वाला टर्म, और रेड तो आपको नजर आ रहा है 1.5, ये बी है, ठीक है। और ये टर्म, तो ये जो टर्म है ये क्या है? ये 1.14, 1.14 और इसी तरह 1.2, ये है डेप्थ वाले टर्म। क्या है? डी सी, डी क्यू और डी गामा। चूंकि डेप्थ वाले टर्म जो है वो बी के साथ चेंज होते हैं, तो इस वजह से वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं कि 1.5 के लिए तो ये वैल्यूज है, ठीक है, लेकिन 3 मीटर के लिए ये वैल्यूज चेंज होगी, बाकी सारी चीजें सेम। समझ आ रही है? जी सर, क्लियर है। तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी 827 और इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करेंगे, अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी 276 किलो पास्कल बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम 3 के लिए कैलकुलेट करें, के लिए चीजें सेम है इस प्रॉब्लम में, सिर्फ डेप्थ वाला फैक्टर ये देखिए यहाँ पे 1.1 है और ये 1.06 है, ठीक है। और इसी के साथ जो बी है वो आप चेंज, बी 3 था, सॉरी 1.5 था, और यहाँ पे बी की वैल्यू, और साथ में अगर बी 3 मीटर है तो इसका मतलब है 2 मीटर से ज्यादा हो गया, तो साथ में रिडक्शन फैक्टर भी आ जाएगा। तो वो रिडक्शन फैक्टर 3 मीटर के लिए हम ऑलरेडी प्रीवियस एग्जाम्पल में कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, 0.95। यहाँ पे दोबारा अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे दोबारा रिडक्शन फैक्टर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो वो कैलकुलेट करे 0.95 आ रहा है, वो भी मैंने लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। क्लियर है? जी यस सर। सर। तो अगर आप देखें तो कोहिजन का कंट्रीब्यूशन उसी तरह सबसे ज्यादा है, फिर दूसरा ओवरबर्डन का कंट्रीब्यूशन, और फिर अभी इस केस में ये वाला कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। समझ आ रही है? ये कौन सा कंट्रीब्यूशन है? ये बी का कंट्रीब्यूशन है, सेल्फ वेट या विड्थ ऑफ फाउंडेशन का कंट्रीब्यूशन है बेयरिंग कैपेसिटी में। ये कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, तो ये कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, लेकिन डेप्थ की वजह से, सॉरी विड्थ की वजह से, बी की ज्यादा होने की वजह से जो कोहिजन का कंट्रीब्यूशन है वो कम हो गया, और इसी तरह दूसरा कंट्रीब्यूशन भी कम हो गया। तो अगर आप अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी या अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी देखेंगे तो अलाउेबल बेयरिंग कैपेसिटी में इतना ज्यादा फर्क नहीं आया। इज दैट क्लियर? जी सर। अच्छा, इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब ये डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बेयरिंग कैपेसिटी। ये जो पहले एग्जांपल्स थे उनमें वाटर टेबल का बिल्कुल जिक्र नहीं था, ठीक है। अब हम वाटर टेबल को डिस्कस करते हैं, वाटर टेबल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि अगर वाटर टेबल आ जाए तो उसका इफेक्ट हम किस तरह कंसिडर करेंगे, ठीक है। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। सुन रहे हैं सारे? अच्छा, सबसे पहले Yes. द प्रेजेंस ऑफ वाटर टेबल कैन अफेक्ट द यूनिट ऑफ द सॉइल इन द यूनिट नहीं, सॉरी, द यूनिट वेट ऑफ द सॉइल इन सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन। द यूनिट वेट
ठीक हो गया। यानी वाटर टेबल अगर आ गया तो इससे क्या चीज इफेक्ट होगा, सॉइल का यूनिट वेट इफेक्ट हो जाएगा। समझ आ रही है, सॉइल का यूनिट वेट इफेक्ट हो जाएगा। याद रखिए कुछ चीजें आप जरा समझे, यूनिट वेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सॉइल मैकेनिक्स में, इसको जरा समझने की जरूरत है। सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट जाते हैं और किसी जगह से सॉइल उठाते हैं, बल्कि वाटर टेबल से ऊपर वाला सॉइल उठाते हैं और उसका यूनिट वेट निकालते हैं, ठीक है, तो उसको कौन सा यूनिट वेट कहते हैं पता है? क्या कहते हैं उसको? यहाँ पे ड्राई सॉइल है सरफेस के करीब, सरफेस के करीब सॉइल है, उसका हम डायरेक्ट फील्ड में यूनिट वेट कैलकुलेट करते हैं या यहाँ से सैंपल लेते हैं और उसका लेबोरेटरी में यूनिट वेट कैलकुलेट करते हैं। तो उस यूनिट वेट को क्या कहते हैं, वो जो ड्राई सिर्फ होगा, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं? एनीवन एल्स? ड्राई है, इसको कहते हैं बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट आपने पढ़ा है सॉइल मैकेनिक्स में, क्या कहते हैं? बल्क यूनिट वेट इसको कहते हैं। ठीक है, इसमें मॉइस्चर है लेकिन फुली सैचुरेटेड नहीं है, इसमें मॉइस्चर है लेकिन फुली सैचुरेटेड नहीं है, याद रखिए। लेकिन ये ड्राई भी नहीं है, समझ आ रही है? जी सर। Yes, sir. गेमा ड्राई आपको पता है वो किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं? गेमा ड्राई इज इक्वल टू, आप ऑलरेडी कर चुके हैं सॉइल मैकेनिक्स में, गेमा बल्क जो यहाँ पे आपने निकाला है, जो सिर्फ गेमा हम लिखते हैं लेकिन लेट सपोज इसको गेमा भी लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट। याद है ये इक्वेशन? इसको कहते हैं गेमा ड्राई, पता है? जी सर। गेमा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू इज वाटर कंटेंट, ठीक है। तो इस तरह गेमा ड्राई निकालते हैं, वो गेमा ड्राई थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? बल्क यूनिट वेट कहते हैं, ठीक है। यूनिट वेट बहुत सारे किस्म है उसके, एक होता है सबमर्ज यूनिट वेट। कौन सा? सबमर्ज यूनिट वेट किस तरह होगा? सबमर्ज यूनिट वेट का मतलब है, क्या मतलब है? सर वो वाटर में, वाटर उसमें होगा सर, सैचुरेटेड होगा। नहीं, वो तो सैचुरेटेड यूनिट वेट है ना, वो तो सैचुरेटेड यूनिट वेट। अगर वाटर है और फुली सैचुरेटेड है, जिस तरह वाटर टेबल के नीचे वाला है, ठीक है, और उसका हम यूनिट वेट मालूम कर लेते हैं उस सॉइल का, तो उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड यूनिट वेट। समझ आ रही है? उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड यूनिट वेट। सबमर्ज यूनिट वेट का मतलब है कि सैचुरेटेड में हमने इफेक्ट लिया है, किस चीज का इफेक्ट नहीं लिया, सॉरी, हमने पानी भी साथ में काउंट किया है। सैचुरेटेड में हमने पानी भी साथ में काउंट किया है, समझ आ रही है? लेकिन सबमर्ज को थोड़ा जहन में लाए, सबमर्ज का मतलब है कोई चीज पानी के अंदर है और फिर उसका वेट आप मालूम करते हैं, सिर्फ उसी चीज का वेट मालूम करते हैं, यानी सिर्फ सॉइल का, वाटर का इसमें काउंट नहीं करते। समझ आ रही है? तो वो किस तरह करेंगे? वो सबमर्ज जो है वो हम इस तरह करते हैं कि सैचुरेटेड यूनिट वेट मालूम कर लेते हैं और फिर उससे यूनिट वेट ऑफ वाटर सब्ट्रैक्ट करते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट मालूम कर लेते हैं और फिर उससे यूनिट वेट ऑफ वाटर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यूनिट करने से क्या आ जाएगा?
सबमर्ज यूनिट वेट आ जाएगा। इज दैट क्लियर? जी सर, क्लियर है। के एक सिर्फ गामा है जिसको बल्क यूनिट वेट कहते हैं, दूसरा ड्राई यूनिट वेट है। ड्राई यूनिट वेट बल्क से किस तरह निकालेंगे या फील्ड यूनिट वेट से किस तरह निकालेंगे? जो बल्क यूनिट वेट है उसको 1 प्लस वाटर कंटेंट पे डिवाइड करना है तो ड्राई यूनिट वेट आ जाएगा। तीसरा सैचुरेटेड यूनिट वेट है। सैचुरेटेड यूनिट वेट का मतलब है कि पानी का फुली सैचुरेटेड सॉइल है लेकिन पानी के साथ हमने उठा के उसका यूनिट वेट मालूम किया है। ठीक है, इस तरह बल्क का मालूम है लेकिन बल्क में फुली सैचुरेटेड नहीं है, थोड़े बहुत मॉइस्चर है। और फुली सैचुरेटेड अगर उसी तरह मालूम कर ले तो फिर उसको सैचुरेटेड यूनिट वेट कहते हैं। सैचुरेटेड यूनिट वेट से फिर अगर हम यूनिट वेट ऑफ वाटर माइनस करें, यानी वाटर का जितना वेट है वो माइनस करें, तो फिर उसको सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं। क्लियर है? ये 4 किस्म के यूनिट वेट। जी सर, क्लियर है। क्लियर है? इसके अलावा यूनिट वेट ऑफ वाटर को आपको पता होना चाहिए। यूनिट वेट ऑफ वाटर की वैल्यू क्या है? गेमा डब्ल्यू की वैल्यू 9.81 किलो न्यूटन। एग्जैक्टली 9.81 टन पर क्यूबिक मीटर, ये याद रखिए। ठीक है, एसआई सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में कितनी है? एफपीएस सिस्टम में 62.4 पाउंड पर क्यूबिक फीट। समझ गए? 62.4 जी सर। पाउंड पर क्यूबिक फीट। ये कौन से सिस्टम में है? एफपीएस सिस्टम में। इसके अलावा ग्राम पर सीसी में बाज़ औक़ात लोग लिखते हैं लेकिन वो हमारे सॉइल में ज्यादातर यूज नहीं होता। ग्राम पर सीसी में कितना है? ये जरा सर्च कर ले, ये यूनिट वेट ऑफ वाटर इन डिफरेंट यूनिट्स। मेरे ख्याल में ग्राम पर सीसी में 1 ग्राम पर सीसी है। ठीक है, यूनिट वेट ऑफ वाटर इन डिफरेंट यूनिट्स, ये जरा सर्च करें। सारे यूनिट्स में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, या अगर एक में पता है तो फिर आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका यूज आएगा इन प्रॉब्लम्स में। ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. जी सर, क्लियर। अच्छा, in case of water table, the effective unit weight will be used in respective terms of the bearing capacity equation. अच्छा, अब अगर वाटर टेबल आया, ठीक है, तो वाटर टेबल के आने से हम उस रिस्पेक्टिव टर्म में, दो टर्म्स में अगर आप देखेंगे बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन में, दो टर्म्स में, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में, दोनों में गामा है। ठीक है, पता है दोनों में गामा है। ठीक है, तो वो गामा जो भी वाटर टेबल की वजह से इफेक्ट होगा तो वहां पे हम कौन सा गामा फिर यूज करेंगे? उस टर्म में फिर हम इफेक्टिव गामा यूज करेंगे। और वो इफेक्टिव गामा डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है। वो किस तरह कैलकुलेट करना है उसके लिए बहुत सारे केसेस है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इफेक्टिव का मतलब क्या है? जब यहाँ पे हम प्राइम लिखते हैं गामा के ऊपर, यहाँ पे ये प्राइम आपको नजर आ रहा है? Yes, sir. जी सर। इस प्राइम का मतलब ये है कि वाटर टेबल आ गया तो वाटर टेबल का इफेक्ट इससे निकाले। समझ आ रही है? इफेक्टिव का मतलब ये है कि वाटर टेबल का जो इफेक्ट है वो इससे सब्ट्रैक्ट करे या वो इसमें काउंट करे। सिर्फ सब्ट्रैक्ट मतलब नहीं है, यानी वाटर टेबल का इफेक्ट इसमें काउंट करे। इसी वजह से इसको इफेक्टिव यूनिट वेट कहते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब आपको पता है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का
मैंने आपको बताया था कि सेकंड टर्म कहाँ से आ रहा है और थर्ड टर्म कहाँ से आ रहा है, वो डायग्राम में लास्ट लेक्चर में याद है। ये फाउंडेशन है, इसको फाउंडेशन लेवल कहते हैं, यहाँ ये जो लाइन है, ठीक है, नजर आ रहे हैं आप लोगों को? जी सर। यस सर, नजर आ रही। फुटिंग लेवल या फाउंडेशन लेवल। ये भी फुटिंग लेवल के अबाव जो सॉइल है, इससे आ रहा है हमारा सेकंड टर्म कंट्रीब्यूशन, यानी सेकंड टर्म इस सॉइल के लिए है, ये वाला जो सॉइल है फाउंडेशन लेवल के अबाव जो सॉइल है, ठीक। और थर्ड टर्म जो है वो इस सॉइल का है जो फाउंडेशन लेवल के नीचे वाला सॉइल है। याद है ये? जी सर। ये चीज अगर आपके जहन में बैठ गया है तो फिर वाटर टेबल का इफेक्ट आपको बहुत आसान होगा। अगर ये आपके जहन में नहीं बैठा तो इस वजह से फिर वाटर टेबल आप नहीं समझ सकते, फिर मुश्किल होगा। ठीक है, समझ आ रही है? तो अब जरा आ जाए, सबसे पहले ये सारे केसेस डिस्कस करते हैं। केसेस इस फिगर के हवाले से है, इस फिगर में भी सारे केसेस मेंशन है। ठीक है, ये एक फुटिंग है बी वेड्थ का, ये इसका ग्राउंड सरफेस है, ये लाइन, ठीक है, ये फाउंडेशन लेवल है, ठीक है, और ये फाउंडेशन लेवल के नीचे है। और ये क्या चीज शो कर रहा है, ये वाला निशान वाटर टेबल। ये वाटर टेबल का निशान है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहला केस है वाटर टेबल एट ग्राउंड सरफेस। वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस तक आ गया तो इसका मतलब है पूरा सॉइल, जितना भी सॉइल है वो पूरा सैचुरेट हो गया। ठीक है, पूरा सॉइल क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। तो पूरा सॉइल सैचुरेट का मतलब है कि सेकंड टर्म में जो यूनिट वेट है वो भी सैचुरेटेड यूनिट वेट है, और थर्ड टर्म में जो यूनिट वेट है वो भी सैचुरेटेड यूनिट वेट है। इज दैट क्लियर? केस नंबर वन ये देखिए, यहाँ पे वाटर टेबल ये है, बना रही है। तो ये वाला सॉइल भी फुली सैचुरेटेड है और ये वाला सॉइल भी फुली सैचुरेटेड है। तो फुली सैचुरेटेड में जो यूनिट वेट होगा उसको क्या कहते हैं, गेमा सैचुरेट कहते हैं, गेमा सैचुरेट। तो इस केस में गेमा सैचुरेट में आपको पता है कि इसमें वाटर का जो वेट है वो भी काउंट किया गया है, वाटर का वेट काउंट किया गया है, जबकि वाटर तो लोड नहीं लेता ना। समझ आ रही है? वाटर तो लोड नहीं लेता है, तो इस वजह से वाटर से तो हमें बेरिंग कैपेसिटी नहीं आ रही है, बेरिंग कैपेसिटी तो सॉइल पार्टिकल से आ रही है। समझ आ रही है? तो वाटर का इफेक्ट हमने माइनस करना है, वाटर का जो यूनिट वेट है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। समझ आ रही है? तो इस केस में हम फिर जो यूनिट वेट दोनों टर्म में यूज करेंगे, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में, उस यूनिट वेट को हम क्या कहते हैं, गेमा सबमर्ज कहते हैं या सबमर्ज यूनिट वेट कहते हैं। और वो जो सबमर्ज यूनिट वेट होगा वो बराबर है किस चीज के, गेमा सैचुरेटेड माइनस गेमा डब्ल्यू। इज दैट क्लियर? केस नंबर वन। यस सर, क्लियर है सर। केस नंबर वन सबको क्लियर है? दूसरा देखें, वाटर टेबल, केस नंबर टू, वाटर टेबल इज एट द फाउंडेशन लेवल या एट द फुटिंग लेवल, दिस वन, केस नंबर टू इज दिस वन। वाटर टेबल यहां तक है। अगर वाटर टेबल यहां तक है तो आसान है, ऊपर वाला जो सॉइल है ये क्या है, सैचुरेटेड नहीं है, और ये वाला जो सॉइल है ये सैचुरेटेड है। ठीक है, तो इसमें हमने इफेक्टिव यूज करना है, यानी गेमा सबमर्ज यूज करना है इस सॉइल में, और इस सॉइल में हमने सिंपल वही गेमा यूज करना है जो बल्क यूनिट वेट है। इज दैट क्लियर? तो ये वाला सॉइल कौन सा टर्म है, सेकंड टर्म में नो इफेक्ट, सेकंड टर्म का इफेक्टिव जो है वो वही आएगा जो ओरिजिनल है। समझ आ रही है?
क्लियर है? Yes. यस सर। जबकि थर्ड टर्म चूंकि फाउंडेशन लेवल के नीचे का सॉइल है तो वो तो फुली सैचुरेटेड है, तो उसके लिए क्या होगा? फुली सैचुरेटेड के लिए हमेशा गेमा सैचुरेटेड माइनस गेमा डब्ल्यू, वाटर टेबल का जो यूनिट वेट है उसको सब्ट्रैक्ट करें और थर्ड टर्म में गेमा पे इस तरह लिखेंगे। क्लियर है? सर ये फाउंडेशन लेवल से ऊपर भी तो सैचुरेटेड तो है, वाटर तो मौजूद है उधर भी। किधर सैचुरेटेड है? नहीं, केस मैंने एज्यूम किया है कि वाटर टेबल एट फुटिंग लेवल, वाटर टेबल यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं। जब मैं ये केस 2 एज्यूम कर लेता हूँ, ये वाटर टेबल, तो फिर याद रखे बाकी सारे केसेस जहन से निकाले, इसको रिमूव करे डायग्राम से, बाकी सारे केसेस डायग्राम से रिमूव करे। ये वाला वाटर टेबल आप बता रहे हैं, ये नहीं है, फिर समझ आ रही है? केस नंबर 2 में लेता हूं तो फिर केस नंबर 4, 1, 3, 5 इनको रिमूव करे जहन से, सिर्फ केस नंबर 2 पे फोकस करे। ये वाला केस है, वाटर टेबल यहाँ पे है और कहीं पे नहीं है, तो वाटर टेबल यहाँ पे है तो सिर्फ ये सॉइल सैचुरेटेड है जो फाउंडेशन लेवल के नीचे है, फाउंडेशन लेवल के ऊपर वाला सॉइल सैचुरेटेड नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि ड्राई है, ड्राई नहीं है लेकिन सैचुरेटेड भी नहीं है। समझ आ रही है? जी सर, ठीक है सर। क्लियर है? तो इस सॉइल के लिए हमने सिर्फ गेमा यूज करना है जिसको गेमा बल्क कहते हैं, और इस सॉइल के लिए हमने गेमा सबमर्ज यूज करना है। तो गेमा सबमर्ज क्या है? गेमा सैचुरेटेड माइनस गेमा डब्ल्यू, और गेमा बल्क सिर्फ वही गेमा है जो प्रीवियसली हमने यूज किया। इज दैट क्लियर? जी सर, Yes, sir. सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म क्लियर है? केस नंबर Yes, 3, sir. when water table is well below the foundation level or below failure wedge, यानी अगर वाटर टेबल जो है केस नंबर 3 में वेल बिलो फाउंडेशन लेवल का मतलब है इस फाउंडेशन लेवल से काफी ज्यादा डीप है, यानी बहुत ज्यादा दूर है। ठीक है, बहुत ज्यादा दूर का क्या मतलब है? बहुत ज्यादा दूर का मतलब है कि वो फेलियर जो वेज था, फेलियर वेज, अगर आपको याद हो तेरजागी बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन समझाते वक्त मैंने यहाँ पे एक वेज इस तरह ड्रा किया था, या आपको दिखाया था वो डायग्राम। यहाँ पे जो फेलियर होती है वो इस तरह एक वेज होती है, याद है? जी सर। वो वेज याद है स्टूडेंट्स? अच्छा, वो कहता है कि अगर Yes, sir. आपका जो वाटर टेबल है वो वाटर टेबल अगर इस विच से नीचे आ रहा है, अगर वाटर टेबल इस विच से नीचे आ रहा है तो फिर उस केस में आप वाटर टेबल का इफेक्ट कंसिडर ना करें, बस उसको हम डीप वाटर टेबल कहते हैं। इज दैट क्लियर? यानी हमारा जो सॉइल है वो इस वेज के यहाँ तक जो सॉइल है ये इफेक्ट हो रहा है इस फाउंडेशन की वजह से, इससे नीचे वाले सॉइल का काम नहीं है, तो इस वजह से इससे नीचे अगर वाटर टेबल है तो इसका इफेक्ट भी नहीं है। इज दैट क्लियर? जी सर। क्लियर है? जी अच्छा, क्लियर ये है। आप किस तरह मालूम कर सकते हैं कि अच्छा ये डेप्थ आप मालूम कर सकते हैं कि ये डेप्थ वेज का कितना डेप्थ होगा? प्रैक्टिकल सिचुएशन में मालूम कर सकते हैं? ये बहुत आसान है, ये मैंने आपको ये इसकी वैल्यू बताई थी कि इसकी वैल्यू कितनी है इस एंगल की, और ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये 90 डिग्री है। इस एंगल की क्या वैल्यू मैंने बताई थी लास्ट उस फिगर में जाके देखे, 45 प्लस 5/2, इस एंगल की वैल्यू है 45 प्लस 5/2। ठीक है, तो इस केस के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, यहाँ पे जो है इस प्रॉब्लम में कैलकुलेट नहीं किया है, जरा गौर से देखें। इस केस के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहे तो क्या होगा? 45 प्लस 5/2, 5 कितना है इस प्रॉब्लम में?
बताए असद, फाई कितना है इस प्रॉब्लम में? 20. तो 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 45 क्या बन जाएगा? 55 सर। 55 एंगल हो गया ये, ठीक है। तो ये एंगल इस ट्राइंगल में 55 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल कितना होगा? $35 हो जाएगा ना। ये तीनों एंगल मालूम हो गए इस ट्राइंगल के, ठीक है, समझ आ रही है? अब मुझे बताएं, ये इस ट्राइंगल का ये साइड यहां से लेके यहां तक, इस तक, यहां तक, ये आप मालूम कर सकते हैं कितना है टोटल? अगर बी है तो ये कितना होगा? हाफ बी, हाफ हो जाएगा। हाफ बी, 0.5 बी, 0.5 बी। मैं माउस पे सही तरीके से नहीं लिख सकता, आप अगर पेन और कागज उठाएंगे तो उस पर आप सही तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 0.5 बी, ये एंगल इसके लिए 55 हो गया, लेकिन जनरली 45 प्लस फी बाई 2 है। और ये साइड कितना है, इसको लेट सपोज हम इज्यूम कर लेते हैं एक्स। समझ आ रही है? तो अब इस सिचुएशन से आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं इस ट्राइंगल से। मुझे बताएं शाबाश, एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हैं या नहीं? सिर्फ ये कहें कि मालूम कर सकते हैं या नहीं। मालूम कर सकते हैं या नहीं, ये बताएं। Yes, sir. ये तो बहुत आसान चीज है, राइट एंगल जी सर, हो ट्राइंगल है। सकता है। टेंजेंट थीटा, given है। टेंजेंट थीटा किस चीज के बराबर होता है? टेंजेंट ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 0.5 बी। टेंजेंट ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 0.5 बी, which means that x in this case is equal to how much? Is equal to 0.5 b, जनरल में लिख रहा हूं 0.5 b मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट। बता सकता है कोई टेंजेंट क्या? टेंजेंट 55 सर। इस केस में तो 55 है, लेकिन जनरली क्या होगा? 45 प्लस 5। एग्जैक्टली 45 प्लस, ये फार्मूला अपने पास नोट कर ले, 45 प्लस p बाई 2। ये यहाँ पे नोट्स में नहीं है, तो इस वजह से इसको आप नोट कर ले। नोट कर लिया इसको? 0.5 b टेंजेंट 45 प्लस फी बाई 2। इस फार्मूले से आप ये डेप्थ मालूम कर सकते हैं कि विच का इफेक्ट कितने डेप्थ तक है। समझ आ रही है? Yes, sir. ये मालूम जी कर सर। सकते हैं ना। अब अगर आपका वाटर टेबल इस एक्स से यानी इस डेप्थ से ज्यादा डीप है, इस डेप्थ से ज्यादा डीप है, तो फिर वाटर टेबल का इफेक्ट किसी टर्म पे भी नहीं होगा, सेकंड टर्म पे भी नहीं होगा, थर्ड टर्म पे भी नहीं होगा, नो इफेक्ट होगा। समझ आ रही है? इज दैट जी क्लियर? सर। और अगर आपका वाटर टेबल ये जो आपने x मालूम किया है इससे ज्यादा डीप नहीं है, बल्कि इस तक है, या जिस तरह ये वाला केस आपको शो कर रहा है, बल्कि इस वेज के अंदर आ रहा है, तो फिर वो केस जो है वो केस नंबर 5 होगा, जो यहाँ पे 5 गिवन है। इज दैट क्लियर? जी सर। नाउ कम टू द केस नंबर 3। वाटर टेबल विल बिलो फाउंडेशन लेवल और बिलो फेलियर वेज। अगर आपको मालूम हो गया कि वाटर टेबल इज बिलो द फेलियर वेज, किस तरह मालूम होगा? आप इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। आप इस इक्वेशन से वेज का डेप्थ मालूम कर सकते हैं कि वेज कितने डेप्थ तक है, और फिर फिगर में या एक्चुअल सिचुएशन में आप चेक करें कि वाटर टेबल कितने डेप्थ पे है। तो फिर आप कंपेयर करें कि अगर आपका वाटर टेबल यहाँ से ज्यादा डीप है, वेज से ज्यादा डीप है, तो फिर देयर इज नो इफेक्ट ऑन नन ऑफ द टू टर्म्स, ठीक है।
किसी टर्म पे ना सेकंड पे कोई इफेक्ट है ना थर्ड पे कोई इफेक्ट है, बस जो गेमा आपने कैलकुलेट किया है, जो बल्क गेमा आपने कैलकुलेट किया है इक्वेशन में, वही यूज करें जिस तरह हमने पहले इक्वेशंस पहले न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की। ठीक है, क्लियर है? जी सर क्लियर है। फोर्थ नंबर देखिए, वाटर टेबल बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड बेस ऑफ फुटिंग। ये अभी रिक्वेस्ट आया, इसको जरा एडमिट करते हैं फिर। फोर्थ केस की तरफ आ जाए, वाटर टेबल बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड बेस ऑफ फुटिंग, यानी वाटर टेबल कहीं पे यहाँ पे है, आपको नजर आ रहा है फिगर में, ये बेस ऑफ फुटिंग है और ये ग्राउंड सरफेस है। तो यहाँ सरफेस से नीचे है और बेस से ऊपर है, समझ आ रही? कहीं पे यहाँ पे है, जिस तरह इस फिगर में ये शो किया गया, समझ आ रही है? तो टॉप से जो डिस्टेंस है, टॉप से ग्राउंड सरफेस से, उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? D1 कहते हैं। और फुटिंग से जो डिस्टेंस है वाटर टेबल का, फुटिंग लेवल से या फाउंडेशन लेवल से, उसको D2 कहते हैं। इज दैट क्लियर? केस नंबर 4, वाटर टेबल इज देयर। ठीक है, और ये दोनों D1 प्लस D2 करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा? टोटल कैपिटल D आ जाएगा, डेप्थ ऑफ फुटिंग, DF जो अमूमन लिखते हैं। क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो अगर वाटर टेबल यहां तक आ गया तो इसका मतलब है कि जो हमारा यहाँ वाला सॉइल है, जो फाउंडेशन के नीचे वाला सॉइल है, वो तो फुली सेचुरेटेड है। उससे हमारा कौन सा टर्म आ रहा है? उससे थर्ड टर्म आ रहा है। तो थर्ड टर्म में गेमा जो है वो तो गेमा सबमर्ज हमने यूज करना है, समझ आ रही है? थर्ड टर्म में तो क्लियर बात है कि फॉर थर्ड टर्म इन दिस केस वी हैव टू यूज गेमा इफेक्टिव इज इक्वल टू गेमा सैचुरेटेड माइनस गेमा डब्ल्यू। ठीक है, जिसको हम गेमा सबमर्ज भी कहते हैं। गेमा सैचुरेटेड माइनस गेमा डब्ल्यू को हम गेमा सबमर्ज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर है कि ये तो फुली सैचुरेटेड है। अब ये वाला जो सॉइल है, इसमें कुछ पोर्शन फुली सैचुरेटेड है और कुछ पोर्शन जो है वो नेचुरल हालत में, ड्राई नहीं कह सकते, नेचुरल हालत में, यानी बल्क कंडीशन में। समझ आ रहे हैं? जी सर। तो अब इसके लिए हमने क्या करना है? ये वाला फार्मूला यूज करना है, इसको कहते हैं वेटेड एवरेज। हमने यूज करना है वेटेड एवरेज, यानी D2 का जो पोर्शन है यहाँ तक सेचुरेटेड है और D1 का जो पोर्शन है ये नेचुरल है। ठीक है, यानी बल्क यूनिट वेट है। तो D1 मल्टीप्लाई बाय बल्क यूनिट वेट प्लस D2 मल्टीप्लाई बाय गेमा सेचुरेटेड माइनस गेमा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय होल कैपिटल D, यानी टोटल डेप्थ ऑफ फुटिंग। क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो इस केस में हमारा जो थर्ड टर्म है, दिस इज फुली अफेक्टेड एंड सेकेंड टर्म विल बी पार्शियली अफेक्टेड। तो पार्शियली अफेक्टेड के लिए फिर गेमा इफेक्टिव हम इस फार्मूले से मालूम करेंगे। इज दैट क्लियर? The last case, the last case is water table in the failure wedge. Water table in the failure wedge. फिगर में आपको लास्ट केस नजर आ रहा है, यहाँ देखें, ये केस नंबर 5 है। दिस इज वाटर टेबल। ये अगर आप देखें तो फेलियर विच के अंदर आ रहा है, फेलियर विच से नीचे नहीं है, फेलियर विच के अंदर और फाउंडेशन लेवल से नीचे वाटर टेबल है। डी जो है, डी इज इक्वल टू और लेस देन बी है। ये एक रफ एस्टिमेट है। रफली आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर बी से आपका, बी ये है वेट, ठीक है, अगर ये स्मॉल डी बी से ग्रेटर है तो फिर आप रफली कह सकते हैं कि ये विच से नीचे है, रफली ये है। ठीक है, एग्जैक्टली आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, लेकिन रफ तरीका ये है। क्लियर है? और अगर बी लेस देन आर इक्वल टू डी लेस देन आर इक्वल टू बी है तो इसका मतलब है ये विच के अंदर आ रहा है। ये लास्ट केस है। तो इसमें जो हमारा सेकंड टर्म वाला सॉइल है, ये वाला सॉइल, ये तो बिल्कुल नेचुरल कंडीशन में, इसमें तो मॉइस्चर कंटेंट फुली सैचुरेटेड सॉइल नहीं है, सिर्फ मॉइस्चर कंटेंट है, फुली सैचुरेटेड नहीं है। ठीक है,
तो सेकंड टर्म पे तो कोई इफेक्ट नहीं है, सेकंड टर्म का इफेक्टिव गेमा इसी तरह का गेमा होगा जो नेचुरल। क्लियर है? अच्छा, तो सेकेंड टर्म पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन थर्ड टर्म जो है वो पार्शियली इफेक्टेड है, और थर्ड टर्म के लिए उस केस में गेमा इफेक्टिव आपने इस फार्मूले से मालूम करना है, याद रखिए, ठीक है। गेमा सैचुरेटेड माइनस गेमा डब्ल्यू, ठीक है, प्लस डी बाय बी। इसमें असल में वो जो है बी है इस टर्म में भी, ठीक है, लेकिन वो बी थर्ड टर्म में जो बी है उसके साथ कैंसिल हो जाता है। प्लस डी बाई बी गेमा माइनस गेमा सैचुरेटेड माइनस गेमा डब्ल्यू। तो इन दोनों की जगह पे यहाँ पे भी गेमा सैचुरेटेड माइनस गेमा डब्ल्यू, इसमें भी आप गेमा सबमर्ज लिख सकते हैं फार्मूले के तौर पे, और यहाँ पे भी फिर आप गेमा माइनस गेमा सबमर्ज लिख सकते हैं, ये वाला। ठीक है। अच्छा, इसमें एक गलती है, इसको करेक्ट करते हैं। दिस विल बी प्लस, ठीक है, क्लियर है यहां तक? केस 5 की समझ नहीं Yes, आई sir. सर। केस 5 में आपको वाटर टेबल नजर आ रहा है फिगर में? यस सर, आ रहा है। ये वाटर टेबल है, ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा है कि D इज लेस देन आर इक्वल टू B, ठीक है। B की जगह पे आप X लिखे, चले आसान कर दे इसको, X आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये वाला लेंथ, ठीक है। अगर ये यस D जो है ये D X से कम है या X तक है, तो इसका मतलब है कि वाटर टेबल कहाँ पे है? विज के अंदर आ रहा है, ये विज है, इस विज के अंदर आ रहा है। तो विज के अंदर बिल्कुल इस टेप पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, समझ आ रही है? यस सर। तो अगर वाटर टेबल यहाँ पे है तो फिर इसमें एक तो क्लियर बात है कि ये जो सेकंड टर्म वाला सॉइल है, ये वाला सॉइल, ये तो अफेक्टेड नहीं है। यस सर। तो ये तो हो गया, सेकंड टर्म के लिए गेमा हमने वही यूज करना है जो इनिशियली है, ठीक है। यस सर। इसके लिए इफेक्टिव मालूम करना है, और इसके लिए इफेक्टिव मालूम करने का फार्मूला सिर्फ यही फार्मूला है, बस सिंपल ये। यस सर। बस इसको बाकी छोड़े, इस फार्मूले को बस याद रखिए, ये फार्मूला है इसके लिए, इस केस के सही लिए, है। ठीक है सर। अच्छा, इस पे अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तकरीबन उसी तरह का प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें अब हम क्या करते हैं, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं जिसमें सारे पॉसिबिलिटीज मैं डिस्कस कर लूं, ठीक है। तो सारे पॉसिबिलिटीज जो वाटर टेबल के जितने भी पॉसिबिलिटीज है, यानी वाटर टेबल के हमने 5 पॉसिबिलिटीज अभी डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो उन 5 सिचुएशन के लिए हमने बेरिंग कैपेसिटी मालूम करना है by using this effect of water table, ठीक है। अब के जो प्रॉब्लम आएंगे, हो सकता है या फील्ड में जो प्रॉब्लम होता है उसमें वाटर टेबल तो एक जगह पे होगा ना, तो उस एक जगह के लिए सिर्फ आपने बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। हम यहाँ पे एक जगह में वाटर टेबल नहीं है, हम यहाँ पे वाटर टेबल को मूव करते हैं, कभी सरफेस पे रखेंगे, कभी नीचे आएंगे, कभी थोड़ा और नीचे आएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली फिर उस सिचुएशन के लिए बेरिंग कैपेसिटी हमने मालूम करना है, ठीक है। तो
क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा सिंपल लिखा है, कंप्यूट द अल्टीमेट बेयरिंग प्रेशर या बेयरिंग कैपेसिटी यूजिंग तेरजागी बेयरिंग कैपेसिटी इक्वेशन फॉर द फुटिंग एंड सॉइल पैरामीटर शोन इन दिस फिगर। इस फिगर में अगेन ये जो यूनिट वेट गिवन है ये वही बल्क यूनिट वेट है 18.1 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, ठीक है। फी गिवन है, फ्रिक्शन एंगल 35 डिग्री और कोहिजन बिल्कुल 0 है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, सैंड है, सैंड। क्लियर है। और जी सर। वाटर टेबल के नीचे जहां पे भी वाटर टेबल है, यहाँ पे मैंने ये पोजीशन यहाँ पे वैसे लिखा है, लेकिन इस प्रॉब्लम में एक पोजीशन नहीं है, इसमें डिफरेंट पोजीशन है। लेकिन वाटर टेबल जहां पे भी है उसके नीचे जो सॉइल होगा उसका यूनिट वेट क्या होगा, गेमा सैचुरेट होगा, ठीक है। और वो गेमा सैचुरेट कितने के बराबर होगा, 20.12 किलो न्यूटन। तो अब देखिए गेमा सैचुरेट सिंपल गेमा से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसमें यूनिट वेट या वेट ऑफ वाटर भी आ गया है। इज दैट क्लियर? जी सर। Yes, sir. अच्छा, डेटा गिवन डेटा गेमा, गेमा सैचुरेट, फी, सी, डी, डेप्थ, ये टोटल डी है, डेप्थ ऑफ फुटिंग, ठीक है। और बी 2.5, और यहाँ पे देखिए 2.5 by 2.5 गिवन है। तो व्हाट डज इट मीन 2.5 by 2.5? स्क्वायर फुटिंग। एग्जैक्टली, दिस इज अ स्क्वायर फुटिंग, ठीक है। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फॉर ऑल 5 पोजीशंस ऑफ वाटर टेबल। हम सिर्फ तमाम 5 पोजीशन के लिए अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। आपको जो रियल प्रॉब्लम आएंगे फील्ड में उनमें तमाम के लिए नहीं, आप सिर्फ एक जगह पे होगे वाटर टेबल, उसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले b इज ग्रेटर देन 2.5 मीटर, सो देयर विल बी अ रिडक्शन फैक्टर। ये याद रखें, कभी मिस ना करें, ठीक है। b इज मोर देन 2 मीटर, therefore we will use a reduction factor, so which is equal to this formula। और 2.5 के लिए इस फार्मूले से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू जो है वो 0.97 है, ठीक है। एंड फॉर फी इक्वल टू 35 डिग्री, एन सी की वैल्यू, एन क्यू की वैल्यू और एन गेमा की वैल्यू ये है, ये टेबल से है, ठीक है। तेरजागी बेसिक जो टेबल है उससे है, ठीक है, तेरजागी के टेबल से। एस सी स्क्वायर के लिए 1.3 है, एस गामा 0.8 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू तेरजागी क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी, यहाँ पे क्यू इन क्यू होता है, लेकिन वो क्यू किस चीज के बराबर है, गामा डी के बराबर है। तो गामा डी एन क्यू प्लस हाफ गामा बी एन गामा एस गामा, और साथ में मल्टीप्लाई करें रिडक्शन फैक्टर। इज दैट क्लियर? जी सर, क्लियर है। अब चूंकि इस प्रॉब्लम में C 0 है तो फार्मूला थोड़ा आसान हो जाता है, एक टर्म 0 होने से 0 हो जाता है। ये C अगर हम 0 पुट करें, NC और SC की जो भी वैल्यू है ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ आ रही है? तो इसको आप यहाँ पे 0 कर सकते हैं या बिल्कुल खत्म भी कर सकते हैं। तो बेयरिंग कैपेसिटी का इक्वेशन सिर्फ 2 टर्म रह जाएंगे। इज दैट क्लियर? जी सर। आगे जाएं, केस नंबर 1, वाटर टेबल एट ग्राउंड सरफेस। अगर वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस पे है तो उससे पहले थोड़ा यह कैलकुलेट करें कि गेमा सबमर्ज किस चीज के बराबर होगा, यानी गेमा सैचुरेटेड माइनस गेमा डब्ल्यू। गेमा सैचुरेटेड यहाँ पे 20.12 के बराबर है और गेमा डब्ल्यू 9.81। तो इसको कैलकुलेट करें तो गेमा सैचुरेटेड माइनस गेमा डब्ल्यू इज इक्वल टू 10.31 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर हो गया। इज दैट क्लियर? जी सर, क्लियर है। ठीक है। तो अब अगर ग्राउंड सरफेस के ऊपर है तो दोनों टर्म इफेक्ट हो रहा है, दोनों टर्म में सैचुरेटेड सॉइल है, तो दोनों टर्म में ये वाला यूज करना है, गेमा सैचुरेटेड माइनस गेमा डब्ल्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी गेमा सैचुरेटेड माइनस गेमा डब्ल्यू, ठीक है। बाकी चीजें तो सिंपल है, सिर्फ इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है 10.31, वो यहाँ पे पुट करें 10.31। बाकी डी की वैल्यू 1.1 है, एन क्यू 41.44। इसी तरह दूसरा टर्म अलग अलग कैलकुलेट करें, हर एक टर्म, पहला टर्म 0 है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इनको ऐड करें तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इस केस में अगर वाटर टेबल ग्राउंड सरफेस पे है तो ये मिनिमम बेयरिंग कैपेसिटी आएगी 924 किलो पास्कल।
इज दैट क्लियर? जी सर क्लियर है। ये मिनिमम होगी, याद रखिए पूरा सॉइल सैचुरेटेड है तो ये मिनिमम है, ठीक है। नेक्स्ट है केस नंबर 2, वाटर टेबल एट द बेस ऑफ फुटिंग। अगर वाटर टेबल जो है बेस ऑफ फुटिंग पे है, आप प्रीवियस फिगर जहन में लाए, बेस ऑफ फुटिंग समझ आ रहा है? फिगर दोबारा यहाँ पे मैंने ड्रा नहीं किया, बल्कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ तक है, ये बेस ऑफ फुटिंग है, यहाँ तक वाटर टेबल है, ठीक है। तो यहाँ तक वाटर टेबल हो तो फिर क्या सिचुएशन होगा? सर थर्ड टर्म इफेक्ट होगा। थर्ड टर्म फुली सैचुरेटेड है और सेकेंड टर्म जो है वो नेचुरल कंडीशन में है, उसमें सिर्फ गेमा यूज करें। क्लियर है? जी Yes, सर sir. क्लियर है। तो देखिए सेकेंड टर्म में सिर्फ गेमा यूज किया है और थर्ड टर्म फुली सैचुरेटेड है, तो इस वजह से गेमा सैचुरेटेड माइनस गेमा डब्ल्यू यूज करें। बाकी वैल्यूज पुट करे, उसी तरीके से कैलकुलेट करे। ये सेकेंड टर्म आ गया, ये थर्ड टर्म आ गया। तो ये देखिए अब बेयरिंग कैपेसिटी जो ओवरबर्डन का सॉइल है वो सिर्फ वाटर टेबल से बगैर रह गया, यानी फुली सैचुरेटेड नहीं है, सिर्फ उसकी वजह से कितना इफेक्ट आया है। देखिए 924 था और यहाँ पे 1279 किलो पास्कल। बाकी कुछ चीज है, जो भी चीज है वो सारे सेम है, कुछ भी बाकी चेंज नहीं है। सिर्फ वाटर टेबल कितना डीप कर दिया, फाउंडेशन लेवल तक, यानी 1.1 मीटर नीचे गया वाटर टेबल। तो इसमें बेयरिंग कैपेसिटी का इफेक्ट देखे कितना ज्यादा बढ़ गया, 350 किलो पास्कल इंक्रीज हो गया, ठीक है। समझ गया इसको? जी सर। नेक्स्ट है थर्ड केस, वाटर टेबल विल बिलो फाउंडेशन लेवल। अगर वाटर टेबल बहुत ज्यादा फाउंडेशन लेवल से नीचे है, इसके लिए वैसे होना चाहिए था कि इस प्रॉब्लम में मैं दे देता कि वाटर टेबल जो है वो लेट सपोज बी कितना है 2.5 है, मैं क्या देता कि वाटर टेबल इज 4 मीटर डेप्थ फ्रॉम द फाउंडेशन लेवल। समझ आ रही है? वाटर टेबल इज एट 4 मीटर डेप्थ फ्रॉम द फाउंडेशन लेवल। यहां देखिए, अगर मैं आपको कह देता कि ये जो वाटर टेबल है, लेट सपोज वाटर टेबल यहां तक है, समझ आ रही है? जी सर। और इसका जो ये डी है, यहां से लेके यहां तक जो डी है, लेट सपोज मैं वो कह देता कि वो कितना है 4 मीटर है। अगर मैं इस तरह डेटा आपको दे दूं कि ये वाटर टेबल यहां से 4 मीटर डेप्थ पे है, तो अगर आप देखें बी कितना है 2.5 है और ये 4 है, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये वेल बिलो द फाउंडेशन लेवल है, ठीक है, वेल बिलो द फाउंडेशन लेवल है। इसके अलावा अगर आपको अभी भी शक है कि ये विच तो आया इसमें टच नहीं करेगा, तो उसके लिए आप वो वाला फार्मूला यूज करें, 0.5 बी इंटू टेंजेंट फी प्लस 45 प्लस फी बाई 2। उससे आप मालूम करें कि वो 4 से ज्यादा आ रहा है या 4 से कम आ रहा है। अगर 4 से कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये डीप है, ठीक है, वेल बिलो द फाउंडेशन लेवल है। और अगर 4 से वो जो डेप्थ है, वेज का डेप्थ, ये वेज है, ठीक है, वेज का डेप्थ अगर 4 से ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका वाटर टेबल वेज के अंदर आ रहा है। इज दैट क्लियर? जी सर। लेकिन यहाँ पे मैंने आसान दिया है, जनरल दिया है, वाटर टेबल वेल बिलो फाउंडेशन लेवल है, ठीक है। तो वेल बिलो फाउंडेशन लेवल का क्लियर बात है कि देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल on either term, not on the second and not on the third one, ठीक है, क्लियर है? तो Yes, sir. अगर इफेक्ट नहीं है तो सिंपल गामा यहाँ पे भी है और सिंपल गामा थर्ड टर्म में भी है, वो पुट करे। बाकी रिडक्शन फैक्टर है वो तो ठीक है, ये पुट करे, कैलकुलेट करे। तो इस केस में देखे अगर हम इफेक्ट नहीं लेते वाटर टेबल का तो फिर देखे कितना है 1622 सबसे ज्यादा, अगर वाटर टेबल का इफेक्ट कंसिडर नहीं करते, ठीक है। वाटर टेबल बिटवीन ग्राउंड सरफेस एंड बेस ऑफ फुटिंग, अगर वाटर टेबल जो है ग्राउंड सरफेस और बेस ऑफ फुटिंग के दरमियान है, ये केस नंबर 4, इस फिगर में केस नंबर 4 हमने डिस्कस किया था। अगर वाटर टेबल यहाँ पे है, ठीक है,
और यहाँ के लिए फिर मैंने एज्यूम किया है, यहाँ के लिए फिर मैंने ये एज्यूम किया है कि D1 0.6 है, यानी ऊपर वाला जो डिस्टेंस है ये मैंने एज्यूम किया है इस प्रॉब्लम में 0.6, कितना 0.6 मीटर, समझ आ रही है। और ये वाला जो डिस्टेंस है नीचे जो रह गया, अगर ये 0.6 है, टोटल 1.1 है, तो कितना रह गया 0.5 रह गया। तो D1 is 0.6 and D2 is 0.5। क्लियर है 4 नंबर केस के लिए? जी सर। हेलो, Yes, केस sir. नंबर 4 में थर्ड टर्म तो फुली सैचुरेटेड है, तो उसमें तो हमने गेमा सबमर्ज यूज करना है, ठीक है। और सेकेंड टर्म में वेटेड गेमा यूज करना है विच इज इक्वल टू दिस वन। ये ऑलरेडी लिख चुका हूँ पहले केसेस में, ठीक है, तो इस वजह से वो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखें। और थर्ड टर्म में गेमा सबमर्ज है विच इज गेमा सैचुरेटेड माइनस गेमा डब्ल्यू, ठीक है। D1 और D2 यहाँ पे इस प्रॉब्लम में गिवन नहीं है, लेकिन वैसे मैंने आपको बता दिया कि D1 और D2 दोनों का सम क्या है 1.1 है, और D1 मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है 0.6 और D2 एज्यूम किया है 0.5, ठीक है। तो ये सारे पुट करके कैलकुलेट करें तो फर्स्ट टर्म 0, सेकेंड टर्म से 663 और थर्ड टर्म से 454 आ रहे हैं। टोटल कितना है 1118 किलो पास्कल, इस केस में 1118 किलो पास्कल, ठीक है। अगर फुली सैचुरेटेड है तो 1200 समथिंग है, 1279 है। अगर थोड़ा सा नीचे हो गया फाउंडेशन लेवल से, अब भी ऊपर है लेकिन थोड़ा सा नीचे हो गया, ये वाला केस फोर्थ नंबर केस, तो फिर 1118 किलो पास्कल, ठीक है। अगर फाउंडेशन लेवल तक आ गया तो फिर कितना है फाउंडेशन लेवल पे, फाउंडेशन लेवल पे ये है, ठीक है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। ये 4 केसेस क्लियर है। क्लियर है सर। लास्ट केस है वाटर टेबल इन द फेलियर वेज, वाटर टेबल इन द फेलियर वेज एंड द बेस ऑफ एंड बिलो द बेस, ठीक है। इसको आपने चेक किस तरह करना है, वो फार्मूले के जरिए चेक करना है कि वाटर टेबल इस x से नीचे आ रहा है या x के अंदर आ रहा है या विच के अंदर आ रहा है, तो वो आपने मालूम करना होगा रियल सिचुएशन में, समझ आ रही है। रियल सिचुएशन में आपने उस फार्मूले से मालूम करना होगा, वो जो अभी मैंने आपको लिखा है कि x इज इक्वल टू 0.5 b टेंजेंट 45 प्लस फी बाई 2, उससे आप मालूम कर सकते हैं कि मेरा वाटर टेबल कहाँ पे है, विच के अंदर है या विच से बाहर है। अगर विच के अंदर है तो फिर आपने ये वाला केस यूज करना है, ठीक है। अगर विच के बाहर है तो फिर आपने थर्ड वाला केस यूज करना है, थर्ड, ठीक है। इज दैट क्लियर? क्लियर है सर, ठीक है। अगर विच के अंदर है तो सेकेंड टर्म पे नो इफेक्ट है, सिंपल गामा, और थर्ड टर्म में गामा पर हम इस तरह लिखेंगे, बाकी चीजें सेम है, सिर्फ गामा इस तरह लिखेंगे, ठीक है। इसमें सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करें तो 824 जो है ये फर्स्ट सेकंड टर्म का इफेक्ट आ रहा है और 591 थर्ड टर्म का, इनको ऐड करें तो 1416 किलो पास्कल। So this was all about this lecture. Now if you have any question in these contents you can ask me. Any question? No, sir. क्लियर है सर, ठीक। Okay, thank you very much. अब आप इस तरह करें कि सारे स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कमेंट्स या चैट में लिखे, चैट में नोट करके फिर आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। सर हम क्लास लीव कर ले। जी, अटेंडेंस लिखने के बाद लीव करें।